हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, पृथ्वी जिसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह जल के कारण नीली दिखाई देती है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी को एक निश्चित दूरी से देखने पर यह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीली नज़र आती है। दोस्तों, इस समय केवल हमारी पृथ्वी ही वह ग्रह है जहां आज जीवन संभव है। वैसे हमारे सौर मंडल में और हमारे सौर मंडल से बाहर ऐसे बहुत से ग्रह हैं जहां जीवन संभव है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि वे कौन से ग्रह हैं जहां जीवन संभव है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि हम हमारे सौरमंडल की बात करें तो उसमें हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह व शनि का उपग्रह टाइटन शामिल है जिसमें जीवन की अधिक संभावना है। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे वैज्ञानिकों ने जीवन की तलाश व अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाने के लिए चांद पर कदम रखा क्योंकि यह पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है व इसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यह चंद्रमा हमारे पूरे सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है और इसके अलावा चंद्रमा की पृथ्वी से यह दूरी पृथ्वी के परिधि के 30 गुना है। दोस्तों, यदि हम चांद का नाम जुबान पर लाते हैं तो कई सवाल हमारे सामने आते हैं, जैसे चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा किससे मिलकर बना हुआ है, क्या चंद्रमा पर जीवन है, चंद्रमा और पृथ्वी में क्या समानता है, आदि आदि। वह इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके उत्तर हम सभी जानने को उत्सुक रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चंद्रमा से जुड़े सभी सवाल के व चंद्रमा की सारी जानकारी व उसके नए रोचक तथ्य हमारी सरल भाषा हिंदी में जानेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। व जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा की उत्पत्ति, जी हाँ, यह सवाल हमारी बार बार जुबान पर आता है। वह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, यदि हम चंद्रमा की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह जिसका नाम था थिया, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रह किसी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से टकराया, जिसके अवशेष जो उस भीषण टकराव के कारण अंतरिक्ष में बिखर गए और उन्होंने धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण किया। क्या यह वास्तव में है? क्या ऐसे वाकई हुआ था? इसका सच जानने के लिए शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का अध्ययन किया और इससे साबित हो गया कि सचमुच हमारे ब्रह्मांड में अरबों साल पहले ऐसा हुआ था, क्योंकि उन टुकड़ों में थिया ग्रह के निशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया जब लोगों ने ऐसा होने से मना कर दिया। लोगों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई कि आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले यह टक्कर हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसके अलावा थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सीलीन की मां के नाम पर रखा गया था। सीलीन को चांद की मां भी कहा जाता है। दोस्तों, चांद की उत्पत्ति का एक यहाँ पर विवादित सिद्धांत भी है, यानी कि एक और सिद्धांत जो कहता है कि चांद का निर्माण किसी अन्य कारण से हुआ है, टक्कर के फलस्वरूप नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा सिद्धांत था जो विवाद का विषय बना हुआ था। दोस्तों, नीदरलैंड के गोर्निजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रावडी मेजर का कहना था कि हमारी पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में बिखरी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए कहा कि चंद्रमा की संरचना में अंतर के नए निष्कर्षों के बाद भी उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि जिस अंतर के बारे में कहा जा रहा है वह बहुत मामूली सा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम चांद का निर्माण कैसे हुआ, ज़रूरत है कि हम चांद पर जाएं और उस चांद की सतह के नीचे दबी चट्टानों में खोज करें जो अभी तक अंतरिक्ष से आने वाली आंधियाँ और खगोलीय प्रभावों से प्रदूषित नहीं हुई हैं। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते कि वह कौन सा मामूली सा अंतर है जिसकी वजह से टक्कर के सिद्धांत को सही नहीं माना गया, तो वह मामूली सा अंतर है
कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि चांद की चट्टानों पर मिली थिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म है। और कुछ सिद्धांत कहते हैं कि आखिर चांद और पृथ्वी की संरचनाएं लगभग एक जैसी क्यों हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी ने भी थिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद पर नहीं देखा है। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले हैं, लेकिन इनकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी के संरेखी है। यानी कि अब तक किसी को भी इस टक्कर सिद्धांत के इतने दमदार सबूत नहीं मिले हैं और इसे ही मामूली सा अंतर कहा जाता है। चांद पर पानी की खोज। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए वायु व जल दोनों ही कितने आवश्यक हैं। और अब हम यदि वायु की बात करें तो चंद्रमा पर वायु है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि चांद पर वायु नहीं है तो जल भी नहीं। इसलिए नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यान चांद की ओर रवाना किए और खुशी की बात यह थी कि ये दोनों यान चांद पर सही सलामत पहुंच भी गए। लेकिन चुनौती इसके आगे थी और वह चुनौती थी कि चंद्रमा पर पानी की खोज। जिन अंतरिक्ष यानों को चांद पर भेजा गया उनमें से पहले अंतरिक्ष यान का नाम था लूनर रिकॉन्सियस ऑर्बिटर व दूसरे यान का नाम था लूनर क्रिएट ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट। और ये दोनों यान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन दोनों यानों के नाम बड़े व कठिन हैं, इसलिए इन्हें संक्षेप में LCROSS और LRO कहा जाता है। इन दोनों उपग्रह का चांद पर भेजने का मकसद जीवन की तलाश व नासा को उम्मीद है कि चांद के दक्षिणी छोर पर बर्फ मौजूद हो सकती है। इनमें से LRO यान का काम है चंद्रमा की कक्षा में रहकर उसका अवलोकन करना। वह LCROSS यान का अर्थ है चंद्रमा पर क्रेटों का प्रेक्षण और संवेदन उपग्रह। इनमें से LCROSS चंद्रमा के बेहद कमजोर गुरुत्वीय बल होने के बावजूद यह तेजी से चंद्रमा की सतह से टकराएगा और इस टक्कर के बाद धूल या कणों का जो भी गुब्बारा उठेगा वो 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक फैल सकता है। ऐसे में नासा का मानना है कि यदि इस गुब्बारे में पानी मौजूद होगा और वह सूर्य की रोशनी से भाप बनकर उड़ने लगेगा और हमारा पहला यान LRO उसके नमूनों की तस्वीरें लेगा और इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि चांद पर इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है या नहीं। लेकिन अभी किसी को भी चंद्रमा की सतह पर पानी के निशान नहीं मिले हैं। लेकिन चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज का श्रेय जापान, चीन, भारत, अमेरिका व यूरोप को दिया जाता है। लेकिन असल में चंद्रमा पर पानी की खोज भारत ने की थी। चांद की पृथ्वी से दूरी व चांद पर पहुंचने का समय। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि चांद से पृथ्वी की दूरी 3,84,403 किलोमीटर अर्थात 2,38,857 मील है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा लगभग आंकी गई है। वैसे चांद और पृथ्वी के मध्य बिल्कुल सही दूरी पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि चांद पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है जिससे दिन व रात बनते हैं। और इसके अलावा चांद गतिमान है, जिसकी वजह से इसकी दूरी पृथ्वी से कभी अधिक तो कभी कम होती रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 3,84,403 किलोमीटर यह दूरी पृथ्वी और चांद के मध्य न्यूनतम दूरी नहीं है। यदि हम वैज्ञानिकों द्वारा ली गई बिल्कुल सही न्यूनतम दूरी की बात करें तो वह है 3,63,104 किलोमीटर। व यदि अधिकतम दूरी की बात करें तो वह है 4,06,696 किलोमीटर, यानी कि 2,52,088 मील। यह चांद और पृथ्वी के मध्य अधिकतम औसत दूरी है। दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम अक्ष पर होता है तब इसकी चमक प्रकाष्ठा बिंदु की अपेक्षा लगभग 30% अधिक होती है। यदि दोस्तों अब हम चांद पर पहुंचने के समय की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस यान विमान से यात्रा कर रहे हैं उसकी गति क्या है। दोस्तों, चंद्रमा पर पृथ्वी से भेजे गए विमानों में सबसे कम गति वाला विमान ESA स्मार्ट 1 था, जिसने चांद पर पहुंचने में 1 साल 1 महीने और 2 सप्ताह लगा दिए थे। और अब तक सबसे तेज गति करने वाले विमान का नाम है नासा न्यू होरिजन, जिसने करीब 8 घंटे और 35 मिनट में पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी तय की थी। और यह पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की यात्रा को तय करने में लगा अब तक का सबसे न्यूनतम समय है। दोस्तों, इसी दूरी को हम एक कार से तय करें तो 130 दिन का समय लग जाएगा।
दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 4 सेंटीमीटर दूर चला जाता है और 50 करोड़ साल बाद यह पृथ्वी से लगभग 23,500 किलोमीटर दूर चला जाएगा और तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने की संभावना न के बराबर होगी। चंद्रमा का आकार घटता व बढ़ता क्यों दिखाई देता है? दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा अपनी कलाओं के आधार पर 15-15 दिन के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ साथ में अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है और इसके अलावा चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य की रोशनी से चमकता है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ती है उसका वह भाग हमें दिखाई देता है। दोस्तों चंद्रमा सूर्य से एक कोणीय दूरी पर स्थित होता है। अमावस्या के बाद सूर्य और चंद्रमा के बीच की यह कोणीय दूरी बहुत कम होती जाती है और चंद्रमा हमें एक पतली वक्र रेखा के रूप में दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे जैसे यह कोणीय दूरी बढ़ती जाती है, चंद्रमा का अधिक से अधिक भाग रोशन होता है तथा उसका आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों यह ऐतिहासिक रूप से ज्ञात आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य के बाद सबसे चमकीला है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा महीने में एक बार करता है। दोस्तों चंद्रमा का आकार और उसकी बनावट के कारण इसे चट्टाने ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों में शामिल किया जा सकता है। चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 था। वह पहला मानव अभियान 20 जुलाई 1969 का अपोलो 11 था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडवर्ड एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखे थे, तथा अंतिम अभियान दिसंबर 1972 का था। दोस्तों चंद्रमा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके नमूने पृथ्वी पर लाए गए थे। दोस्तों यदि हम एक रहस्य की बात करें तो वो है पूर्णिमा के दिन कई मानसिक रोगियों के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग पूर्णिमा की रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। इसके पीछे की वजह आज तक एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि कभी कभी चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल या भूरा दिखाई देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए चांद पर पड़ती है और पृथ्वी का वायुमंडल इस रोशनी को फिल्टर और अपरिवर्तित कर देता है। लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण यह रंग चांद की सतह पर पहुंच जाती है, जिस कारण चंद्रमा लाल या भूरा दिखाई देता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा आता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से चंद्रमा पर भूकंप या चंद्रमा की सतह पर दरारें आ जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी आगे की वीडियो में सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।